हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूँ ग्लोबलाइजेशन को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ मैं आपके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंटेंट चाहिए तो मैं आपका ना लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसे आप जरूर देखिएगा एक बार। सो विद दिस यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर। तो यहाँ जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, ग्लोबलाइजेशन को हमें डिफाइन करना है और उसके बाद बताना है कि इसके थ्री कोजेस क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन होता क्यों है। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में है क्या, ग्लोबलाइजेशन का है मतलब है, यानी डेफिनेशन क्या है उसकी। ग्लोबलाइजेशन एज ए कंसेप्ट, इसका मतलब है फ्लो, यानी फ्लो किस चीज का, इट कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप। दस ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कंप्राइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज शुड बी प्रॉपरली डिस्टिंग्विश्ड। अब देखिए कोई भी कंट्री जो है ना, अगर हम कहें ना कि वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल वर्ल्ड, या हम भी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में बिलीव करती हैं, तो उसमें एक पार्ट नहीं, एक फैक्टर नहीं होगा, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी होगा, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी होगा और कल्चरल फैक्टर भी होगा। यानी कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली हमें इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिकली और कल्चरली भी हमें इम्पैक्ट करेगा। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमी को लेकर नहीं है, इन सब चीजों को लेकर बना है। अब इसके जो है तीन कॉजेज बताने हैं, थ्री कॉजेज जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनडाउटेडली द ऑल राउंड रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द होल सिनेरियो। यानी जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं तो उससे हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस और भी ज्यादा एडवांस हुई है और फास्ट हो गई है। ऐसी जो इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, द टेक्नोलॉजिकल advances and innovations have facilitated the ability of ideas, capitals, commodities and people move easily from one corner of the world to another। टेक्नोलॉजी की वजह से देखो ये दूसरा फैक्टर भी आ जाता है। ऐसी जो थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस ओनली बिकॉज द एक्सेस टू improve communication, the main element to recognize these interconnections with the rest of the world। Globalization cannot be confined to national boundaries, it overall impact it's felt throughout the world। तो ये तीन जो रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। देखिए कहते हैं कि हम एक कंट्री में थे पहले, अब जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा, टेक्नोलॉजी। यानी हमें बताना है तो वो हमने यहाँ ये डिस्कस किया। ऐसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल एंड पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका दूसरा मीनिंग है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी। एमएनसी एक्चुअल में क्या होती है, एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशंस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ईच कल्चर, और हर कल्चर कैसा बन चुका है, मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव हो चुका है, कल्चर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। सो व्हाट डायमेंशंस या मैनिफेस्टेशंस ग्लोबलाइजेशन है, तो हमने अभी पीछे किया था, इसमें पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है। ये तीनों डायमेंशंस है जिनको कहीं ना कहीं, सोशल का मतलब हम कल्चरल भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम कल्चरल भी बोले तो वो गलत नहीं है, ठीक है। कल्चरल लो या सोशल लो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड अ कंट्रीज पॉलिटिकली। अब देखिए पॉलिटिकली हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को कैसे इसने इफेक्ट किया है। जब बड़े बड़े जो हैं कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ पर व्यापार को लेकर आएंगे या व्यापार के कुछ प्रोस्पेक्ट्स हमारे सामने रखेंगे, उस व्यापार से, उस बिजनेस से जिससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये कहते हैं पॉलिटिकली कैसे इफेक्ट करता है, it has resulted in decline of state capacity as the ability of the government to perform tasks gets reduced। Globalization has impacted the way the state functions and set international standards that have to be adhered to in order to keep up with the wave of economic growth। अब इसे है डिफाइन इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस, यानी ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर। तो while not everything about the economic aspect of globalization is known, the factor determines a substantial part of content and direction of current globalization। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉज आवर अटेंशन टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब वो देखिए
इकोनॉमिकली भी कहाँ इफेक्ट करता है, बिकॉज इफ वी आर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट तो रहेगा रहेगा उसमें। Yet globalization must not be viewed as in such narrow terms as it involves many actors other than these international institutions। तो कहते हैं इतना नैरो वे से मत देखिए, कहीं ना कहीं ये आपको प्लस पॉइंट भी तो देगा। इसमें इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ये क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा आप देखिएगा। कल्चरल होमोजेनाइजेशन ये इसको लर्न करते हैं, मींस इट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है राइज, किस चीज का राइज है, एक यूनिफॉर्म कल्चर का, ठीक है, एक यूनिफॉर्म कल्चर और डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस इनटू वन कॉमन कल्चर। यानी हमने अमेरिका का कल्चर भी ले लिया, ब्रिटेन का भी ले लिया, एक ही कल्चर के हम उसको असिमिलेट कर रहे हैं। ऑल्दो द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। फॉर एग्जांपल मैकडोनाल्ड, अब देखिए इन्होंने एग्जांपल मैकडी का उठाया, इज ए डोमिनेंट अक्रॉस ग्लोब बट इट मस्ट नॉट बी टेकन नेगेटिवली मैकडी एड टू अवर चॉइस। क्योंकि देखिए अगर मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ या अगर मैं डोसा खाना चाहता हूँ तो जरूरी नहीं है कि मुझे मैकडी की वजह से उसका लॉस होगा, ठीक है, या ये कहें कि मुझे डोसा खाना है तो मैं मैकडी को इग्नोर कर सकता हूँ, अगर मुझे मैकडी जाना है तो डोसा भी खा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक असिमिलेट, एक टेस्ट आपका उसमें ऐड ऑन हुआ। कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन क्या होती है, यानी इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हिच आल्सो जनरेट्स एन ऑपोजिट इफेक्ट। द प्रोसेस लीड्स टू each culture becoming more different and distinctive in nature। यानी हेटेरोजेनाइजेशन में क्या होता है, एक कल्चर बहुत अलग हो गया, डिस्टिंक्टिव हो गया, यूनिक हो गया। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन में क्या हुआ था, हमने असिमिलेट कर लिया। यहां वो कल्चर बिल्कुल हट के चला गया, डिफरेंट हो गया। लिबरलाइजेशन इंडिया में कब आता है, 1991 में, यानी हमने LPG, ये होती है LPG, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में वो किस लिए आया था, रिस्पॉन्डिंग टू ए फाइनेंशियल क्राइसिस एंड डिजायर फॉर हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमी का थोड़ा सा डाउनफॉल था, इसलिए हमने इसको फॉलो किया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग सिएटल में हुई थी 1999 में। ऐसे ही फर्स्ट WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग पोर्टो एलेग्री में हुई थी 2001 में। फोर्थ मीटिंग हुई थी मुंबई में 2004 में, और सेवंथ मीटिंग होती है नैरोबी में। जैसे रिसेंट में इसकी 2024 में भी हुई है, मुंबई के अंदर, ठीक है। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट इसका एक पार्ट मैं अपने दूसरे चैनल पर भी दे चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि वो पार्ट का लिंक आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द लिंक। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।